नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आद्या और स्वागत है आप सभी का सिविल्स डेली के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज एक बहुत ही अहम इम्पॉर्टेंट मुद्दे की हम चर्चा करने जा रहे हैं जिसका नाम है फंडामेंटल ड्यूटीज़। और यही मुद्दा हमारा आज के न्यूज़ में भी था जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है हमारे यूपीएससी एग्ज़ाम के नज़रिए से। तो पूरा जो केस है वो यही उठा है कि वेदर फंडामेंटल ड्यूटीज़ शुड बी एनफोर्स्ड ऑन इंडियन सिटीजन्स। ठीक है, क्या कुछ हुआ है इससे रिलेटेड वो हम जानेंगे। और ये पूरा का पूरा न्यूज़ इसलिए आया है क्योंकि जो हमारे अटॉर्नी जनरल हैं के वेणुगोपालन सर, उन्होंने कहा है कि देयर वाज नो नीड टू इनैक्ट स्पेसिफिक लॉज टू एनफोर्स दी फंडामेंटल ड्यूटीज ऑन सिटीजन्स। यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को सिटीजन्स पर एनफोर्स करने के लिए किसी भी स्पेसिफिक लॉ को लाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हम कौन कौन से एरियाज कवर करेंगे और क्या खास है उसमें। तो सबसे पहले क्या केस था हम ये जानेंगे, क्या पीआईएल वगैरह फाइल हुई, क्या उस पर टेक है सुप्रीम कोर्ट का, क्या टेक है हमारे अटॉर्नी जनरल का। देन उसके बाद मुद्दा आता है कि भाई फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या होती हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ से रिलेटेड जो भी स्टैटिक पोर्शन इंपॉर्टेंट है जैसे आर्टिकल्स हो गए, कौन कौन सी ड्यूटीज़ हैं, किस अमेंडमेंट के थ्रू ये लाई गई हैं, ये सारी चीज़ें। उसके बाद हम आएंगे इसके जुडिशियल इंटरप्रिटेशन पर। ओके, कि भाई अकॉर्डिंग टू द जुडिशियल इंटरप्रिटेशन व्हाट इट कन्वेज अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज। एंड देन पास्ट ईयर क्वेश्चंस क्या कुछ पूछा गया है वो मैं आपको बताऊंगी। एंड अलॉन्ग विद दैट आई विल ऑल्सो स्टेट यू हाउ मच इंपॉर्टेंट फंडामेंटल ड्यूटीज आर फॉर आवर 2022 प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस एग्जामिनेशन। ठीक है, और कोशिश करेंगे कि मैं आपको जो क्वेश्चन दूँ आप उसका मुझे आंसर जरूर दीजिएगा। कुछ ट्रिक्स भी हैं यहाँ पर आपके लिए टू ईजिली रिमेंबर दी फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस पूरे मुद्दे को। ये आई थी आज के न्यूज़पेपर की ये कटिंग है, ये पर्टिकुलर न्यूज़ जो है हमारे द हिंदू में थी जिसमें कि बात की गई है कि भाई कोई ज़रूरत नहीं है नए लॉज को लाने की इन ऑर्डर टू एनफोर्स ड्यूटीज़ ऑन द सिटीजन्स। ये कहना है हमारे के वेणुगोपालन सर का। ठीक है, अच्छा एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि आप सबको पता होगा कि आर्टिकल 51A जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का दैट टॉक्स अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज। इसको देख लीजिएगा, अक्सर स्टेट पीसेस में ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, बहुत कम होता है कि यूपीएससी क्वेश्चन पूछे, लेकिन हाँ यूपीएससी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में ये ज़रूर दे देता है कि विच आर्टिकल जो है टॉक्स अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज़ या फंडामेंटल राइट्स या डीपीएसपीज जो भी हैं। तो यहाँ पर आप इसको देख लीजिएगा। अच्छा, कुछ खास चीज़ें इसमें जो भी थी वो मैंने हाईलाइट कर दी है, लेकिन हम इसको ऐसे नहीं छोड़ेंगे, हम इसको पोर्शन वाइज समझेंगे। सबसे पहले समझेंगे हम कि पूरा केस क्या था। तो देखिए मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल दाखिल हुई थी, ठीक है, जिसको कि अभी एट प्रेजेंट एंटरटेन भी किया जा रहा है। और वो पिटिशन थी रिगार्डिंग एनफोर्सिंग द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स। ठीक है, एंड इट विल ऑल्सो इंक्लूड पैट्रियोटिज्म एंड यूनिटी ऑफ नेशन थ्रू कॉम्प्रिहेंसिव वेल डिफाइंड लॉज। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि ऐसा कहा जाता है कि भाई एवरी सिटीजन, हर एक नागरिक भारत देश का, दे हैव टू लर्न हाउ टू रिस्पेक्ट इंस्टीट्यूशंस ऑफ दिस कंट्री एंड प्ली इन सुप्रीम कोर्ट टू एनफोर्स फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। चलिए जानते हैं कि क्या था पूरा मुद्दा और क्या कहा हमारे अटॉर्नी जनरल सर ने। ठीक है, सो देखिए अटॉर्नी जनरल के रिमार्क्स हो तो हम देखेंगे ही उन्होंने क्या क्या चीज़ें हाईलाइट की। तो सबसे पहले हाईलाइट किया गया है 2003 में एक जजमेंट आया था, रंगनाथ मिश्रा जजमेंट। ठीक है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया था रिगार्डिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जस्टिस जेएस वर्मा कमिटीज रिपोर्ट। यानी जस्टिस जेएस वर्मा कमिटी रिपोर्ट के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। उन्होंने जो भी रिकमेंडेशंस दी गई थी उसके इम्प्लीमेंटेशन की बात की थी सुप्रीम कोर्ट ने रंगनाथ मिश्रा जजमेंट में। ठीक है, जो कमिटी थी इसका पूरा का पूरा जो काम था दैट वाज अ पार्ट ऑफ रिपोर्ट ऑफ नेशनल कमीशन टू रिव्यू वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये प्लीज याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से। ठीक है, और इस रिपोर्ट में क्या था, सो दिस रिपोर्ट हैज अर्ज्ड जो गवर्नमेंट थी उनसे कि भाई आपको लोगों को सेंसिटाइज करना चाहिए। ठीक है, एंड यू शुड क्रिएट जनरल अवेयरनेस ऑफ व्हाट ड्यूटीज दे आर हैविंग और दे नीड टू ओबे दोज ड्यूटीज रिगार्डिंग दी नेशन। ठीक है, और यहाँ पर जो ये ड्यूटीज थी उनको कनेक्ट भी किया गया था किससे, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी एंड फ्रीडम ऑफ रिलीजन से। आपको पता होगा भारतीय नागरिक की कुछ फंडामेंटल जो ड्यूटीज है उनके
उनको किस प्रकार से हमें निभानी चाहिए और किस तरीके से हमें प्रोटेक्शन और फ्रीडम ऑफ रिलीजन का ध्यान रखना चाहिए, ये पूरा क्या बताता था, जेएस वर्मा कमेटी की जो रिपोर्ट आई थी वो इस बारे में बताती थी। और इसी रिपोर्ट की इम्प्लीमेंटेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने रंगनाथ मिश्रा जजमेंट में बोला था, ठीक है, ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज को ध्यान में रखते हुए। तो आई होप ये पूरा क्लियर। और ये सारी बातें जो हमारे अटॉर्नी जनरल हैं उन्होंने ये सारी बातें फिर से कोट की हैं और ये भी कहा है, आप देखो अगर हम वापस थोड़ा सा आए अपने न्यूज़ आर्टिकल पर, तो इन्होंने यहाँ पर बताया है बेसिकली कि भाई आप इन चीज़ों को देखिए। और इन्होंने ये भी कहा है कि जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है बेसिकली वो मैंडमस इशू नहीं कर सकती है टू पार्लियामेंट टू मेक सच लॉज, ठीक है। और इसके साथ साथ इन्होंने हाईलाइट भी किया है, ठीक है, जो भी हमारी वेबसाइट है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ और जस्टिस की, उसके बारे में इन्होंने हाईलाइट किया है। उन्होंने बताया है कि वहाँ पे ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ वर्क डन है, तो आप उसको एक बार देख लेना, ठीक है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ओके, चलते हैं आगे, समझते हैं और इसके क्या एस्पेक्ट्स हैं। सबसे पहले फंडामेंटल ड्यूटीज होती क्या, इतनी सारी बातें तो हमने कर ली फंडामेंटल ड्यूटीज पे, बट व्हाट एक्चुअली फंडामेंटल ड्यूटी इज, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो इमेज आप देख रहे हो, रिस्पेक्ट, cherish, protect, preserve, unity and harmony. These are the main elements of fundamental duties of India, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एनश्राइंड है। अब मुद्दा उठता है कि आखिर ये फंडामेंटल ड्यूटीज कब आई, कैसे आई। तो देखिए 42nd अमेंडमेंट एक्ट, ये क्वेश्चन कई बार पूछा है और अभी भी बहुत ज़्यादा जो है पूछने की संभावना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि वो कौन सी अमेंडमेंट थी जिसके तहत फंडामेंटल ड्यूटीज इंप्लीमेंट की गई और कब, तो 1976 में। किसकी रिकमेंडेशन पर, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी। सो आपसे मेरा यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि स्वर्ण सिंह कमेटी ने क्या रिकमेंड किया था, ये जरा मुझे खोज कर बताइए आप कमेंट सेक्शन में, ठीक है। दूसरी चीज जो फंडामेंटल ड्यूटीज है ये क्या इंप्लाई करती है, सो ये इंप्लाई करती हैं मोरल ऑब्लिगेशंस ऑफ ऑल द सिटीजन्स, ठीक है। और कुल मिलाकर के लगभग आज की डेट में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं जो कि रिटन डाउन है इन पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और क्यों इन्हें लिखा गया है, टू प्रमोट पेट्रियोटिज्म एंड स्ट्रेंथन द यूनिटी ऑफ इंडिया। सो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या हुआ फंडामेंटल ड्यूटीज का, वो हुआ टू इम्प्रूव या टू प्रमोट पेट्रियोटिज्म एंड स्ट्रेंथन दी यूनिटी ऑफ इंडिया। ये भूलिएगा मत, हो सकता है इस पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे, जो पास्ट ईयर पैटर्न है यूपीएससी का उसमें ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है। जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो सभी सिटीजन्स को ऑब्लाइज करती हैं सो दैट दे कैन रिस्पेक्ट और दे शुड रिस्पेक्ट द नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, चेरिश इट्स हेरिटेज, प्रिजर्व इट्स कंपोजिट कल्चर एंड असिस्ट इन इट्स डिफेंस। ये सारे वैल्यूज कवर अप हो जाएंगे इन चीज़ों में, ठीक है। और इसके अलावा वो ये भी बताती है कि इंडियन सिटीजन्स को प्रमोट करना चाहिए स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, ठीक है। दे शुड प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, पब्लिक प्रॉपर्टी, डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, एब्जर वायलेंस एंड स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सेलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ लाइफ। अभी हम समझेंगे कौन कौन सी ड्यूटीज क्या क्या बात करती हैं उन्हें भी, ठीक है। उससे पहले हम आएंगे जुडिशियल इंटरप्रिटेशन को कि भाई फंडामेंटल ड्यूटीज का जुडिशियल इंटरप्रिटेशन क्या है। तो जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने कहा कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो है ये नॉट एनफोर्सिएबल है इन एनी ऑफ द कोर्ट ऑफ लॉ। दो फंडामेंटल्स हैं फंडामेंटल ड्यूटी के, दो बेसिक चीजें, एक नॉन जस्टिसिएबल और दूसरा नॉन एनफोर्सिएबल, ये याद रखना है आपको, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी रूल किया कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं दे कैन हेल्प द कोर्ट टू डिसाइड द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ अ लॉ पास्ड बाय द लेजिस्लेचर, ठीक है। और ये रेफरेंस के रूप में भी देखे जाते हैं टू सच ड्यूटीज इन इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे कि हमारा यूएन डिक्लेरेशन हो गया, ठीक है, देन इंटरनेशनल कॉन्वेंट ऑन सिविल पॉलिटिकल राइट्स हो गए। आर्टिकल 51A इसके बारे में पूरे रूप से बात करता है और वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को रोल में लाता है। सभी इंटरनेशनल जो भी हमारे ये कह सकते हैं कि इंस्ट्रूमेंट्स हैं बेसिकली, जैसे यूएन डिक्लेरेशन हो गया ह्यूमन राइट्स का या इंटरनेशनल कॉन्वेंट हो गया, वहाँ पर ये 51A के तहत आती है अपनी कन्फर्मिटी के साथ, ठीक है। टोटल एफडीज कौन सी हैं, कितनी है, ये तो मैंने आपको बता दी कि अभी कि भाई 11 फंडामेंटल राइट्स ड्यूटीज़ जो हैं बेसिकली हमारी एट प्रेजेंट है। आपको मुझे बताना है कि जो टोटल एफडीज में 11th वाली जुड़ी थी ये कौन से ईयर में, या फिर आप इसको बता दीजिए मुझे
ये कौन से अमेंडमेंट से ऐड ऑन की गई है कॉन्स्टिट्यूशन में। 11th वाली लास्ट में जो है सबसे अंत में इसको ऐड ऑन किया गया था, तो कौन सी अमेंडमेंट के थ्रू इसे ऐड किया गया था ये ज़रा मुझे बता दीजिए आप लोग, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज कौन कौन सी हैं, ये 11 यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। इसको आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, सारी चीज़ें एज इट इज़, इसमें कुछ एज सच वो नहीं है जो 11 है, क्योंकि कई बार पूछ देता है कि 5वीं ड्यूटी किस बारे में बात करती है, 7वीं ड्यूटी किस बारे में बात करती है, तो इसको देख लीजिएगा। बाकी मैं अभी आपको एक ट्रिक भी बताऊंगी। तो आते हैं सीधा ट्रिक पर। ट्रिक हमारी है कि कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हम याद करें और कैसे। तो कुछ खास नहीं है, देखिए इसको भी आप तिगड़म के अंदर डाल सकते हो, तिगड़म समझ सकते हो, या इसको अगर हम साइंटिफिक लैंग्वेज में कहें तो नेमोनिक्स के माध्यम से समझ सकते हो, ठीक है। अब नेमोनिक्स के माध्यम से क्या करना है आपको, सिर्फ A to K आपको अल्फ़ाबेट्स याद करने हैं। A से हो गया आपका A फॉर एंथम, अबाइड फ्लैग एंड एंथम। B से हो जाएगा बापूजीज नोबल आइडियाज़। C से हो जाएगा फॉर सेंटर यूनिटी सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी। D इज़ फॉर डिफेंस या डिफेंड कंट्री, ठीक है। E इज़ फॉर इक्वालिटी, एनकरेज ब्रदरहुड एंड वुमेन। जो है आप ब्रदरहुड को बढ़ाइए और एक दूसरे को जो है समानता का अधिकार दीजिए। F इज़ फॉर फोर्ट्स, दैट इज़ वी शुड प्रिजर्व द फोर्ट्स एंड मॉन्यूमेंट्स ऑफ आवर नेशन। G इज़ ग्रीन फॉर एनवायरमेंट। H इज़ फॉर हाईटेक एंड ह्यूमनिज्म। I इज़ फॉर I फॉर एन आई मेक होल वर्ल्ड ब्लाइंड, यानी कि to safeguard public property and to absorb violence। and I and for an I makes whole world blind, जो है ये पूरा जुमला जो है बेसिकली इसको यूज़ किया जाता है फॉर वायलेंस, ठीक है, उसको जो है रोकथाम के लिए। तो ये यहाँ पर आई से आपको याद रखना है कि ये वायलेंस की बात कर रहा है। जे इज़ फॉर जीनियस, या फिर आप कहोगे कि भाई जी से जीनियस होता है, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पर आप जे से जीनियस समझ लो। और के इज़ फॉर नॉलेज, दैट इज़ एडुकेशन। तो ये A to K अगर आप याद कर लोगे तो आप बहुत आसानी से कौन कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं ये समझ पाओगे। ये है ट्रिक इन्हें याद करने की। ये मुझे कहीं गूगल पे दिखी थी, अच्छी लगी, इसलिए आपके लिए मैंने ऐड ऑन कर दी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट कुछ क्वेश्चंस पर आते हैं। पास्ट ईयर क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, इसको ज़रा सॉल्व करने की कोशिश करिए और मुझे आंसर बताइए कमेंट सेक्शन में। और इसके साथ साथ हम आएंगे अपने मेंस पर भी, क्योंकि मेंस के लिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मैंने क्वेश्चन दिया है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर नॉट मेड एनफोर्सेबल बाय अ रिट ऑफ कोर्ट लाइक द फंडामेंटल राइट्स, बट दे आर फंडामेंटल टू द वेल बीइंग ऑफ सोसाइटी एंड इंडिविजुअल। एग्जामिन 250 वर्ड्स में इसका आंसर ज़रा लिखने की कोशिश करिए। अगर आंसर नहीं लिख सकते हैं तो अप्रोच बताइए क्या होगी, और कमेंट सेक्शन में जा कर के आप देखेंगे या डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको हमारा कम्युनिटी स्पेस का लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ पर मुझे बता सकते हो, टैग करके @आद्या करके आप मुझे टैग कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पर आप मुझे बताइए, अपना आंसर लिखिए, मैं रिव्यू करूँगी और बताऊँगी कि कैसे आपने आंसर किस तरीके से लिखा है और क्या चीज़ें अच्छी हैं और क्या चीज़ें और ऐड ऑन होनी चाहिए एक अच्छे आंसर के लिए। उसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों कि आखिर फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्यों इंपॉर्टेंट है, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारा स्पेशली सिटीजनशिप से लेकर के, या हम कहें कि आर्टिकल नंबर 1 से लेकर के भारत दैट इज़ इंडिया वाले आर्टिकल से अगर हम उठाएं, वहाँ से लेकर के टिल 51A बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और डायरेक्ट क्वेश्चंस कई बार आए हैं, जिनमें से फंडामेंटल ड्यूटीज़, DPSP और फंडामेंटल राइट्स, ये 3 टॉपिक ऐसे हैं जिनसे कि हमेशा क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, ठीक है। तो इनको हमें नहीं छोड़ना है, ये लक्ष्मीकांत से एकदम बढ़िया से कर लीजिए, मैंने बताया कैसे करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस हैं आपके, और क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो देखिए मैंने आपको बताया अमेंडमेंट्स इंपॉर्टेंट है फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड, ठीक है। देन उसके बाद आर्टिकल्स भी इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से आर्टिकल्स हैं। देन टाइमलाइन देख लीजिएगा कब कौन सा जुड़ा, ठीक है। इसके अलावा कौन कौन सी ड्यूटीज़ हैं, जो 10-11 ड्यूटीज़ हैं वो देख लीजिएगा, मैंने ट्रिक्स बता दी उनको याद करने की। और इसके साथ साथ ये भी देख लीजिएगा कि किस तरीके से इसका एनफोर्समेंट जो है वो इम्पॉर्टेंट है और नहीं है, क्योंकि उस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपसे मेंस में, ठीक है। तो ये तरीके से ये पूरा टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है। आई होप समझ आ गया होगा। अच्छा दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, कल जो दैट इज 6 अप्रैल 2022 को मैं आ रही हूँ लाइव आप लोगों से रूबरू होने, और जिसमें हम बात करेंगे फॉर ऑल द इम्पॉर्टेंट बुक लिस्ट एंड रिसोर्सेज विच यू गाइज शुड रेफर फॉर 2023, और कैसे हम अपनी तैयारी, अपनी स्ट्रैटेजी को बेहतर बनाएं 2023 के लिए। तो जुड़ना मत भूलिएगा। कल
जो है आपको मोस्ट प्रोबेबली टाइमिंग जो है आपको मिल जाएगी कि कब हम आ रहे हैं और उस टाइम पर हम रूबरू होंगे। आई होप कि आर्टिकल आपको समझ आया होगा, ये पूरी न्यूज़ समझ आई होगी। फिर भी अगर कहीं कुछ डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइए, पूरी कोशिश की जाएगी कि आपको कहीं भी कोई भी डाउट ना रहे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।